एक शांत और समृद्ध नगर पुरंदरपुर में एक धर्मात्मा साहूकार रहता था, जिसका नाम था धर्मदेव। धर्मदेव की ख्याति केवल पुरंदरपुर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि दूर दूर के गांवों से भी लोग उनके पास कर्ज लेने आते थे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जब उनके पास धन आता तो वे मूलधन और ब्याज सहित अपना आर्न चुका देते। यह सत्य था कि साहूकार ब्याज पर धन देते थे, लेकिन वे अपने सिद्धांतों के प्रति दृढ़ और अत्यंत ईमानदार थे। वे कभी समय से पहले किसी से तकाजा करने नहीं जाते थे, न ही कभी किसी के साथ असभ्य व्यवहार करते थे। एक बार की बात है, इसी नगर से दो धूर्त ठग, जिनका नाम कालिया और भोला था, गुजर रहे थे। सेठ धर्मदेव की प्रसिद्ध की खबर उनके कानों तक भी पहुंची। अरे भोला, मैं क्या कह रहा था कि क्यों ना सेठ धर्मदेव के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले लिए जाएं और फिर उन्हें कभी वापस लौटाया ही ना जाए। गुरु, बात तो तुम सही कहते हो, तो फिर देर किस बात की, हम ऐसा ही करते हैं। यह सोचकर दोनों ठग सेठ के विशाल घर पहुंचे और सेठ से कहने लगे, सेठ जी, हम दोनों बहुत दूर गांव से आए हैं, जिसका नाम खेता नगर है। पिछले साल भयानक सूखे के कारण हमारे खेतों में अन्न का एक भी दाना नहीं उगा। इस बार अच्छी फसल होने की आशा है, इसीलिए आपके पास कुछ पैसे उधार लेने के लिए आए हैं। अरे भाई, मैंने कर्ज मांगने का कारण और पता नहीं पूछा। तुम बस इतना बताओ कि तुम्हें कितना धन चाहिए और कब तक लौटाओगे। सेठ जी, हमें 5,000 रुपए चाहिए और यह कर्ज हम बहुत ही जल्दी लौटा देंगे। फिर भी भाई, उस जल्दी की कोई निश्चित अवधि है या नहीं? अवधि जाने बिना मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। सेठ की अवधि वाली बात सुनकर कालिया ने आत्मविश्वासी स्वर में कहा, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज ही होता है। यदि इस जन्म में नहीं देंगे तो अगले जन्म में दे देंगे। ठीक है, तब अगले जन्म में दे देना। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। मुंशी जी, इनके नाम का खाता खोलकर इन्हें 10,000 रुपये दे दो और यह लिख लो कि ब्याज समेत यह रकम अगले जन्म में लौटानी होगी। लेकिन सेठ जी। लेकिन वेतन कुछ नहीं मुंशी जी, व्यर्थ में अपनी टांग बीच में न अड़ाओ। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। कालिया और भोला ने सेठ के मुंशी के पास जाकर रुपए ले लिए। लिखा पढ़ी करके खाते पर हस्ताक्षर कर दिए गए और सेठ को धन्यवाद देकर वहां से चलते बने। वे दोनों बड़े ही खुश थे कि उन्होंने सेठ को मूर्ख बना दिया। उनके वहां से जाते ही सेठ का मुंशी सेठ के पास आया और कहने लगा, हुजूर, आप जानते हैं कि वे रुपए वापस लौटाने का इरादा नहीं रखते और इस कागज के अनुसार तो हम कानूनन भी उनसे रुपए वसूल नहीं सकते। तो फिर आपने रुपए उनको उधार क्यों दे दिए? मुंशी जी, मैंने यह सब जानते बूझते हुए किया है। ये बात तुम्हें अभी नहीं बल्कि वक्त आने पर समझाऊंगा। फिर भी मेरी इस बात को गांठ बांध कर रख लो कि कर्ज कर्म के समान होता है, उसे सूद समेत लौटाना ही पड़ता है और उसी के अनुसार जीवन भोगना पड़ता है। परंतु मुंशी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। उधर दोनों ठग खुशी खुशी अपनी राह पर चले जा रहे थे। कालिया भाई, ऐसे 2-4 सेठ और मिल जाए तो हमारी तो लाइफ ही सेट हो जाए। यह सेठ तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा मूर्ख निकला। चलो, कोई बात नहीं, इसमें तो हमारा ही फायदा है। अब कुछ दिन के लिए किसी दूसरे गांव में जाकर आराम और ऐसे कुछ दिन गुजारते हैं और फिर किसी ऐसे ही दूसरे सेठ की तलाश करेंगे। यह सोचकर दोनों ठग वहां से आगे चल पड़े।
अगले दिन शाम के समय दोनों ठग एक नए गांव मधुवन में पहुंचे और रात बिताने के लिए कोई आश्रय ढूंढने लगे। जल्दी ही एक ठिकाना मिल गया। यह एक किसान का घर था। दोनों ने दरवाजा खटखटाया तो किसान बाहर आया। भाई, हम परदेसी हैं। मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है और हम जड़ी बूटी की तलाश में निकले हैं। चलते चलती रात हो गई। क्या आप हमें अपनी झोपड़ी में रात काटने के लिए आश्रय देंगे क्या? अरे हाँ हाँ, आइए, मैं अभी इंतजाम कर देता हूँ आपके रुकने का। यह कहकर किसान ने अपने घर के दालान में दोनों के लिए चारपाई बिछा दी और कहने लगा, यदि आपको खाना चाहिए तो मैं आपको खाना दे सकता हूँ। नहीं भाई, फिलहाल तो हमें भूख नहीं है। आपने हमें रुकने के लिए आश्रय दिया ना, इतना ही हमारे लिए काफी है। अचानक आधी रात के समय कालिया की नींद खुली। उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। जब कालिया को कुछ हलचल महसूस हुई तो उसने अपने साथी भोला को उठाया और कहने लगा, गुरु, गुरु, आसपास कोई ना कोई तो जरूर है। मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है, परंतु पता नहीं यह कौन बोल रहा है। दोनों फिर ध्यान से उन आवाजों को सुनने लगे। दोनों बोलने वाले की तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या, दूर दूर तक उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ, कुछ दूरी पर बैल जरूर खड़े थे। जब दोनों ने ध्यान से उन बैलों की तरफ देखा तो पूरी तरह से चौंक पड़े। असल में यह आवाजें उन दोनों बैलों की थी जो मनुष्य की भांति एक दूसरे से बात कर रहे थे। गुरु, अरे गुरु, मैं कोई सपना बपना तो नहीं देख रहा। बैल और मनुष्य की बोली में बोल रहे हैं। मैं भी हैरान हूँ भाई, लेकिन यह तो सच है कि दोनों बैल आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ सोचकर कालिया और भोला दोनों की बातें ध्यान से सुनने लगे। मित्र, हमारी तुम्हारे साथ की यह अंतिम रात्रि है। यह बात तो मैं भी तुमसे कहने जा रहा था। अच्छा, पहले तुम बताओ कि ऐसा क्यों है? वह इसीलिए दोस्त कि अपने जो मालिक हैं उनसे पिछले जन्म में मैंने 2000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन उस जन्म में मैं चुका नहीं पाया। सो इस जन्म में महीनों तक उनके हल और गाड़ी से जुतकर वह कर्ज चुकाया है। कल मेरा श्रम पूरा हो जाएगा और मैं सवेरे ही मर जाऊंगा। ओह, तो यह बात है। मुझे और तुम्हें तो अपने कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन मुझे तो दुख उन दोनों आदमियों के लिए हो रहा है जो कुछ समय पहले इस किसान के मेहमान बनकर आए हैं। क्या मतलब? उन लोगों ने ऐसा क्या किया? उन्होंने क्या किया? अरे भाई, यह पूछो कि उन्होंने क्या नहीं किया। वे दोनों ठग अब तक न जाने कितने व्यक्तियों को ठग चुके हैं और इस समय भी एक नगर के सेठ को ठगकर कर्ज लेकर यहाँ पर आए हैं। तब तो उन्हें कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में सेठ का गधा बनना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर कालिया और भोला के होश उड़ गए। गुरु, सुना तुमने? इन दोनों को पिछले जन्म का कर्ज चुकाने के लिए बैल बनना पड़ा। हाँ कालिया, और हमें इस जन्म का कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। नहीं नहीं भाई, अब मैं सेठ का कर्जा अपने सर पर नहीं रखूंगा। मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा और बाकी का सारा जीवन
दीन दुखियों की सेवा में गुजार दूंगा, ताकि मेरे सारे पाप इस जन्म में धुल जाएं। तो ठीक है गुरु, हम सुबह होते ही पुरंदरपुर जाएंगे और सेठ जी को उनका रुपया लौटा देंगे। साथ ही साथ ठगी का यह धंधा भी छोड़ देंगे और मेहनत और ईमानदारी की रोटी कमाकर खाएंगे। इसके बाद वे दोनों ठग सो गए। जब सुबह वे दोनों जगे तो देखकर हैरान थे कि किसान का एक बैल सचमुच ही मर चुका था और किसान रो रो कर दुखी हो रहा था। गुरु गुरु, उन दोनों बैलों की बातें बिल्कुल सच निकली। उनमें से तो एक ने दम ही तोड़ दिया। हाँ, वह अपने मालिक के पिछले जन्म के कर्ज से मुक्ति पा चुका है। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि तभी वहाँ पर एक आदमी आया और वह किसान से कहने लगा, अरे कालू, तुमने मेरा कर्ज अभी तक नहीं उतारा। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बैल को ले जा रहा हूँ। सेठ जी, मैं जल्दी आपका कर्जा उतार दूंगा। मेरे बैल को छोड़ दो। देखो तो सही, मेरा एक बैल पहले से ही मर चुका है। अगर आप दूसरा बैल भी ले जाएंगे तो मैं खेत कैसे जोतूंगा? मुझ पर दया करो और कुछ दिन की मोहलत और दे दो। उस आदमी ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और वह किसान के दूसरे बैल को डंडे मारते हुए अपने साथ ले गया। यह सारी घटना दोनों ठग अपनी आंखों से देख रहे थे। दोनों ठगों ने उसी समय अपना सारा सामान समेटा और पुरंदरपुर के लिए रवाना हो गए। एक दिन के लंबे सफर के बाद दोनों ठग सेठ धर्मदेव के घर पर जा पहुंचे। सेठ जी, हमें बचा लीजिए। हमें पाप के गड्ढे में गिरने से बचा लीजिए। अरे तुम दोनों फिर से आ गए। सेठ जी, यह दोनों तो वही ठग मालूम पड़ते हैं जिन्होंने आपसे 10,000 रुपए कर्ज में लिए थे और अगले जन्म में कर्ज वापस करने की बात कही थी। हुजूर, हम अपना कर्ज अभी आपको सूद समेत लौटाना चाहते हैं। यह लीजिए आपके 10,000 रुपए और हमारा नाम काट दीजिए। नहीं भाई, मैं कर्ज की अदाई इस तरह से नहीं लेता। मैं अपने उसूल का पक्का आदमी हूँ। रकम लौटाने का जब तुमने वादा किया था, मैं उसी समय पर कर्ज वापस लूंगा। तुमने अगले जन्म में कर्जा लौटाने की बात कही थी, अब मैं अगले जन्म में ही लूंगा। अरे सेठ जी, यह आप क्या कह रहे हैं? भला कोई अगले जन्म में भी कर्ज चुका सकता है क्या? कह तो दिया भाई, मैं अपने उसूलों का पक्का हूं। जब तुम लोगों ने वादा किया है कि रकम अगले जन्म में लौटाओगे, तो मैं अगले जन्म में ही लूंगा। बस बात खत्म। कालिया और भोला ने सेठ के सामने खूब रोया धोया और गिड़गिड़ाया, लेकिन सेठ ने उनकी एक न सुनी और बिना रकम लिए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। दोनों दोस्त दुखी मन से वहां से चल पड़े। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वे इस कर्ज से मुक्ति कैसे पाएंगे। भटकते भटकते वे लोग एक घने जंगल में पहुंचे। वहां पर उन्हें एक ज्ञानी महात्मा मिले। जब महात्मा ने उन दोनों से उनकी परेशानी का कारण पूछा तो दोनों ने सच सच बात उनको बता दी। तब महात्मा जी ने उन्हें प्रायश्चित करने का एक तरीका बताया और साथ ही साथ ज्ञान की बातें भी बताने लगे। बेटा, इस जगह से 1 मील आगे एक गांव है जिसका नाम है विश्रामपुर। वहां पहुंचने पर तुम्हें अपने आप सेठ जी का कर्जा उतारने का कोई ना कोई उपाय दिखाई दे ही जाएगा। महात्मा जी की बात मानकर दोनों आगे बढ़ने लगे। 1 मील का सफर तय करने के बाद वे एक छोटे से गांव विश्रामपुर में पहुंच गए। उस गांव में पानी का कोई स्रोत नहीं था, न कोई कुआं, न कोई तालाब। इसीलिए गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। पानी की जरूरत के लिए लोगों को 5-5 कोस दूर जाना पड़ता था।
वहां की दशा देखकर कालिया के दिमाग में साधु की बात आई। यदि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत पैदा किया जाए तो हमारा कर्ज उतर सकता है। अरे गुरु, सेठ का कर्ज उतारने के लिए मेरे दिमाग में एक उपाय आ गया। क्या सच? तो जल्दी बताओ गुरु। कालिया भोला के कान में धीरे धीरे से कुछ समझाने लगा, जिसे सुनकर भोला का चेहरा भी खिल उठा। दोनों इस समय कहीं से कुदाल लेकर आए और एक स्थान पर खुदाई करने में जुट गए। वे दिन रात जमीन खोदते रहे और ठीक 1 महीने के बाद एक विशाल कुआं खोदने में सफल हो गए। उसमें से पानी भी निकल आया। उसके बाद उन्होंने मिस्त्री को बुलाकर उसे पक्का बनवा दिया और कुएं पर 10,000 रुपए भी खर्च हो चुके थे। कुआं तैयार हो जाने पर कालिया ने भोला से कहा, चिंता मत करो गुरु, पानी लेने के लिए यदि स्वयं भगवान भी आ जाएं, तो मैं एक बूंद पानी नहीं लेने दूंगा। और फिर वे दोनों कुएं की चौकीदारी करने लगे। जब गांव वालों को उस कुएं के बारे में पता चला तो वे बर्तन लेकर तुरंत वहां पर पहुंचे। गांव वालों को देखकर कालिया ने कहा, ठहरो ठहरो, तुम सब इस कुएं से दूर रहो। हम किसी को भी इस कुएं से पानी नहीं भरने देंगे। अरे भाई, ऐसा अन्याय क्यों करते हो तुम लोग? जानते ही हो कि गांव में पानी की कितनी किल्लत है। तुमने वास्तव में इस कुएं को बनाकर गांव वालों पर बड़ा ही उपकार किया है। वह सब तो ठीक है, लेकिन यह कुआं हमारा नहीं है, बल्कि पुरंदरपुर के सेठ धर्मदेव जी का है। हम बगैर उनकी इजाजत के किसी को कुएं से पानी नहीं भरने देंगे। हाँ, यदि कुएं से पानी चाहिए तो पहले सेठ जी की इजाजत लेनी पड़ेगी। पूरे गांव वाले सेठ धर्मदेव के पास पहुंच गए और सेठ जी से विनती करने लगे, दुहाई हो सेठ जी, हम पर रहम कीजिए। क्या हुआ भाइयों, आप लोग मुझसे ऐसी दुहाई क्यों मांग रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने आप लोगों का? तब गांव वालों ने सारी बातें उन्हें कह सुनाई। सेठ जी, अब आप ही हमें अपने कुएं से पानी लेने की आज्ञा दे दीजिए, ताकि हमारे सारे दुख दूर हो सके। आप लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है भाइयों। मैंने आप लोगों के गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया। जरूर वे दोनों व्यक्ति आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा न कहिए सेठ जी, हम लोग बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं। लेकिन भाई, जब मैंने वहां पर कुआं बनवाया ही नहीं, तो मैं कैसे आप लोगों को पानी भरने की इजाजत दे दूं? क्या वे मेरे कहने से तुम लोगों को पानी भरने देंगे? जरूर भरने देंगे सेठ जी, हमें विश्वास है। बस आप हमारे साथ चलकर उन दोनों व्यक्तियों को कह दीजिए। ठीक है, चलो भाइयों, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर सारी सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाएगी। सेठ अपने मुंशी के साथ जब गांव वालों के साथ गांव में पहुंचा तो दूर से उन्होंने कालिया और भोला को कुएं के पास खड़ा देखा। सेठ जी, यह दोनों तो वही ठग मालूम पड़ते हैं जिन्होंने आपसे 10,000 रुपए कर्ज में लिए थे और अगले जन्म में कर्ज वापस करने की बात कही थी। हाँ, पहचान रहा हूँ, लेकिन इन कमबख्तों ने यहाँ पर क्या चक्कर फैलाया हुआ है? हमने कोई चक्कर नहीं चलाया सेठ जी, यह कुआं आपका ही है। इसीलिए हमने गांव वालों को बिना आपकी आज्ञा के पानी भरने से मना कर दिया था। यदि आप आज्ञा देंगे तो हम उन्हें पानी भरने देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। भला ये क्या बकवास है? जब मैंने कुआं बनवाया ही नहीं तो उसमें मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है? यह ठीक है सेठ जी, आपने कुआं नहीं बनवाया, लेकिन इसमें रुपए तो आपके ही लगे हैं ना? मेरे रुपए? वह कैसे भाई? सुनिए, मैं बताता हूँ।
हमने जो कुछ दिन पहले आपसे 10,000 का कर्ज लिया था ना, उसी से यह कुआं बनवाया है। यदि आप यह कह दें कि कुआं मेरा है, तो हमारा कर्ज चुकता हो जाएगा और इनकी पानी की किल्लत भी दूर हो जाएगी। नहीं, मैं इस कुएं को किसी भी हालत में अपना नहीं कह सकता। मैंने तुम्हें जो कर्ज दिया था वह वादे के मुताबिक मैं तुमसे अगले जन्म में ही लूंगा। तब हम किसी को भी इस कुएं से पानी नहीं लेने देंगे, चाहे यह हमारे सामने तड़प तड़प कर मर क्यों ना जाए। हाँ सेठ जी, अच्छी तरह से सोच लीजिए, यदि यह बिना पानी के मर गया तो इसका पाप आपके ही सर पर होगा, और यदि आप इसे अपना कुआं कहकर इन्हें पानी लेने देंगे तो इनका पुण्य और दुआएं भी आपको ही मिलेंगी। हाँ सेठ जी, कह दीजिए। ठीक है भाई, तुम दोनों चालाक इंसान जीते और मैं हारा। आज से इस कुएं को मैं अपना मानता हूं और तुम्हें अपने कर्ज से मुक्त करता हूं। गांव वाले बड़े खुशी से जय जयकार करते हुए अपने घरों से बर्तन लाने के लिए चल पड़े। भाई, ये सब तो ठीक है। जिस चालाकी से तुमने मेरे उसूलों को तोड़कर मेरा कर्ज लौटाया, उसके लिए मैं तुम दोनों के दिमाग की दाद देता हूं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुम दोनों ने अचानक मेरा कर्जा लौटाने के लिए इतने उतावले क्यों हो गए, जबकि तुम लोग पहले कर्ज के बहाने मुझे ठगने आए थे। यह ठीक बात है सेठ जी कि हम आपको मूर्ख सेठ समझकर आपको लूटना चाहते थे, लेकिन बाद में हमारी आंखें खुल गईं। तब कालिया ने सारी बात सेठ को बता दी। कुछ ही देर में सारे गांव वाले वहां कुएं पर आए और पानी भरने लगे। अब पूरा गांव के साथ साथ सेठ धर्मदेव भी खुश थे। इस घटना के बाद कालिया और भोला ने ठगी का धंधा छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी का काम करके अपना जीवन यापन करने लगे।